हेलो बच्चों, क्लास 11th का हम लोगों ने मोशन इन प्लेन तक कंप्लीट किया। मज़े आ रहे होंगे, वैसे पूरा सारा मिल रहा है। अच्छा, आज नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, लॉज ऑफ मोशन। आज लॉज ऑफ मोशन का इंट्रो पढ़ेंगे। आज की क्लास 9th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 11th का बेसिक सारा कंप्लीट हो जाएगा और जो जनरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। आज की क्लास में हम जाएंगे कहाँ तक? फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनर्शिया डिस्कस करेंगे, लीनियर मोमेंटम डिस्कस करेंगे और लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे जो न्यूटन ने दिए थे। केवल इतना होगा आज की क्लास, बेसिक क्लास होगी, लेकिन ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ध्यान से आज वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलो चैप्टर का नाम डाल लेते हैं, लॉज ऑफ मोशन। मतलब मोशन के कानून, मोशन के लॉज। भाई मोशन तो सारे ही करते हो ना, चलते होगे। तो सबसे पहले आज टॉपिक लिख लेते हैं। आज बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ते हैं। टॉपिक लिख लेते हैं कि आज हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ना है जी? फोर्स पढ़ना है। चलो ठीक है सर, फोर्स पढ़ा देना। फिर मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको? इनर्शिया पढ़ाऊँगा। ठीक है, इनर्शिया पढ़ा दूँगा आपको। फिर मैं क्या पढ़ाऊँगा? लीनियर मोमेंटम पढ़ाऊँगा। लीनियर मोमेंटम ख़त्म करेंगे। फिर लॉज ऑफ मोशन ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज ये 4 पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्स। भाई बचपन से नाम सुना है तुमने फोर्स का। फोर्स क्या होता है? किसी बच्चे से पूछो, पुल और पुश। 6-7 में आता है पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। थोड़ा स्टैंडर्ड पढ़ाओ, सोचो फोर्स क्या होता है। पुल और पुश को कैसे टीचर पढ़ा रहा होता है? सर ये मुझे धक्का दे रहा है। अब अगर साइंस के टीचर है तो यही पूछता है, हाँ भाई बता किस डायरेक्शन में धक्का दिया। तो या तो ऐसे किया होगा या तो ऐसे किया होगा, मतलब फोर्स लगाया। चलो ये बेसिक डेफिनेशन है। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है। आप पुल करते हो या पुश करते हो तो एक्सटर्नली तो करते हो। वैसे पुल और पुश का एक खेल तुम्हें बता दूँ, कितना भी पढ़ा लिखा इंडियन हो, मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ, कितना भी पढ़ा लिखा हो, होटल में ना कहीं या रूम में लिखा होता है कागज़ में पुल और पुश, अबे दोनों तरफ घुमाते हैं, जिधर खुल जाता है खोल लेते हैं ना। तो पुल और पुश बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन समझो ये चीज़ है, ये होता है पुश आगे की तरफ, पुल का मतलब होता है किसी चीज़ को खींचना। ठीक है, तो दोनों में आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो। तो इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंसी जो क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे। जैसे ये मार्कर था, मैंने इस पर फोर्स लगाया, पोजीशन चेंज कर दी। अब दीवार पे लगाओ भाई, मर जाऊंगा लगाते लगाते फोर्स, लेकिन क्या पोजीशन चेंज कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोनों में मैंने फोर्स लगाया, तो इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ट्राइज टू चेंज। बिल्कुल सही बात है। इससे ज़्यादा अभी हम फोर्स के बारे में नहीं करते। अच्छा, फोर्स जब आप पढ़ते हो तो आपको 2 फोर्सेस पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है पॉजिटिव फोर्स, बेसिक पार्ट डिस्कस करता हूँ, कलर चेंज है आज भाई। दूसरा आपको पढ़ना है निगेटिव फोर्स। पॉजिटिव फोर्स कब मिलता है? ये रिपल्सिव फोर्स होगा। बिल्कुल ध्यान दो, रिपल्सिव फोर्स कैसे होगा? जैसे लाइक चार्जेस के बीच में फोर्स लगा, चाहे वो प्लस प्लस का चार्ज हो चाहे माइनस माइनस का चार्ज हो, आपको पता है रिपल्सन मिलता है। तो पॉजिटिव फोर्स आपका रिपल्सिव फोर्स होता है और निगेटिव फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये कैसे मिला? जब एक प्लस का और एक माइनस का चार्ज होगा तो हमें हमेशा फोर्स अट्रैक्टिव मिलता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स निगेटिव होता है, रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव होता है। तो आपने बेसिक टाइप्स क्या पढ़ लिए? रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स, मीन पॉजिटिव फोर्स और निगेटिव फोर्स। ये बिल्कुल एक लाइन है। अच्छा, अगर मैं इसको वेक्टर की टर्म में जाऊं तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स हमारा एक पोलर वेक्टर है। पोलर वेक्टर कैसे है? क्योंकि इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। इतना बहुत है फोर्स के लिए। अच्छा, पॉजिटिव बता दिया, निगेटिव बता दिया, सर और कुछ बता दो। चलो फोर्स के बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपने पढ़ लिए। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? 2 बॉडी से एक्चुअल कॉन्टैक्ट पे होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट क्या होते हैं? एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। ठीक है सर, और बता दो। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं? बैलेंस्ड फोर्स क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगे हैं कई सारे फोर्सेस, बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसके बारे में अच्छा डिस्कशन आपको बताता हूँ। जैसे मैं हूँ, 10 न्यूटन का फोर्स इसने लगा दिया, 10 न्यूटन का इसने लगा दिया, मुझे खींच रहे हैं।
मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो कहेंगे बैलेंस फोर्स है। लेकिन मेरे अंदर की आत्मा से पूछो मेरे साथ क्या हो रहा होगा, मेरे अंदर के मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, फटा जा रहा होगा, फट के तो हो जाऊंगा, आधा इधर चला जाऊंगा, आधा इधर चला जाऊंगा, कह देंगे बैलेंस फोर्स। तो उस पार्टिकल पे तो फोर्स लग रहा होता है। अच्छा, नॉन बैलेंस क्या होते हैं, अनबैलेंस क्या होते हैं? जहाँ पे आपने फोर्स लगाया पोजीशन चेंज हो जाए। तो ये कई सारे फोर्सेज हैं। फिलहाल आप पॉजिटिव और नेगेटिव पे ध्यान दो। फोर्स की बात खत्म। अब हम बात करते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिटा दो इनको, 4 पॉइंट्स तक ही जाएंगे। फोर्स के बारे में भी लौट के आऊँगा मैं। वेक्टर क्वांटिटी तक आपको मैंने बता दिया। अभी इसकी डेफिनेशन बता दी मैंने, इसका फार्मूला वगैरह न्यूटन्स लॉस से निकालूंगा। चलो, आज की क्लास में डिस्कस ज़्यादा होगा आपका बेसिक डिस्कशन। इनर्शिया नाम सुना होगा, और एरिस्टो का नाम सुना होगा, एरिस्टोटल नाम सुना होगा, गैलीलियो नाम सुना होगा, तमाम सुने तुमने। गैलीलियो का खूब पढ़ा है, कंसेप्ट थ्योरी पढ़ लेना, इतना ज़्यादा नहीं जाते। इनर्शिया क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जो जिस स्टेट में उसी में रहना चाहेगी, मीन अपनी चेंज ऑफ पोजीशन का हमेशा अपोज करती है। वो जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। तो बेसिकली इनर्शिया है क्या? आप कई सारी डेफिनेशन पढ़ते हो हर बुक में कि बॉडी रेस्ट पे है तो वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज का अपोज करेगी, मोशन में है तो मोशन की पोजीशन के चेंज का अपोज करेगी। तो वो सब इनर्शिया है। तो इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द चेंज इट्स पोजीशन। इनर्शिया एक ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये अपनी चेंज इन पोजीशन को अपोज करती है। अच्छा, इनर्शिया के टाइप्स। बेसिकली आप इनर्शिया के टाइप्स को पढ़ने के लिए आप मोशन देखो कितने प्रकार से करते हो। उसके लिए आप स्टैटिक्स पे आपने पढ़ा था रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। अब डायरेक्शन तक जाओगे तो इनर्शिया आपके बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। रेस्ट, अरे डेफिनेशन वही है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ रेस्ट। रेस्ट की पोजीशन को जो चेंज करने का अपोज करे वो आपका इनर्शिया एट रेस्ट या इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। कैसे? मान लो तुम बस में बैठो, बस रुकी हुई है, इकट्ठा चल जाए, तुम्हें बैकवर्ड पुश लगेगा, मीन जर्क लगेगा या फॉरवर्ड जर्क लगेगा? बैकवर्ड जर्क लगता है। क्यों? क्योंकि तुम रेस्ट पे रहना चाहते हो, तुम्हारी आधी बॉडी रेस्ट पे ही थी, अब वो अचानक से मोशन में तुमने उसको अपोज किया, भैया रुको मत जाओ। तो किसी भी चीज पे अगर आप बैठे हुए हो और उस पे आपने मोशन करा, रेस्ट पे हो, तो अपोजिंग फोर्स, जैसे यार सर्दियों का एग्जांपल बड़ा बढ़िया लगता है। घरों में ना कंबल रजाई निकाल के ना धूप में लटका दिए जाते हैं, चलाओ लट, क्या होगा? डस्ट पार्टिकल्स बाहर आते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही तो एग्जांपल है। लट तुमने इधर बजाया, कंबल आगे को गया, पार्टिकल पीछे को आए। तो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं कम्स आउट फ्रॉम द ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स, इंग्लिश। रजाई और कंबल से डस्ट पार्टिकल बाहर आते हैं, तो वो क्या है? सब इनर्शिया एट रेस्ट। क्लियर? अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी मूविंग स्टेट में है, मोशन में है, तो वो अपने मोशन की चेंज को अपोज करेगी। वो आपका क्या कहलाएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे चलती हुई बस अचानक से रुक जाए, आगे को लगता जाके झटका भट्ट। तुम हॉर्स राइडिंग कर रहे हो और चलते चलते घोड़ा अचानक से रुके, राइडर आगे फ्लैट, तो ये सब क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन है। ठीक। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? जिस डायरेक्शन में जाते हो उसके अपोजिट। जैसे वही बस या कार एक शार्प टर्न ले ले, तो अगर वो टर्न राइट की तरफ लेगी तो तुम लेफ्ट की तरफ हो जाते हो, लेफ्ट की तरफ लेगी तो तुम राइट की तरफ हो जाओ। कभी एक्सपीरियंस लेना, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का सबसे बढ़िया एग्जांपल, तुम साइकिल चलाओ कीचड़ में, तो मड गार्ड होता है, मड गार्ड होता है, तो उसके जो डस्ट हैं कहाँ जाते हैं? मतलब जो उस पर मड लगता है टायर से ऐसे आता है उछलते हुए, ऐसे जुज बिल्कुल इस तरीके से। ये टायर है तो कीचड़ लग के इस तरीके से जाता है। डायरेक्शन, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तो आपको इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बेसिकली इनर्शिया को मेजर किससे करते हैं? बॉडी के मास से। 1 मार्क क्वेश्चन जीएस वालों, जो जनरल साइंस को प्रिपेयर कर रहे हो, साइंस वालों को तो पता होगा, 11th वालों को। इनर्शिया को मास से मेजर करते हैं। मास ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा, मास कम, इनर्शिया कम। इसका एग्जांपल बताऊं, मैं एक दिन सुबह सुबह टहलने गया,
तो मैंने देखा 2 अंकल और 2 आंटी, मतलब पेयर में थे। एक थे जो लगभग 50-55 किलो के होंगे, आंटी जी और अंकल जी भी। एक थे जो 90 या 1 क्विंटल के आसपास होंगे, अंकल आंटी। मैंने दोनों को देखा, मैं तो साइंस का यार जिसे देखूंगा यार समझ तो जाऊंगा ही। तो मैं देख रहा था जो टहल रहे थे, तो वो जो कम वाले थे अंकल आंटी, वो बड़ी तेज टहले थे, एकदम मजे मजे में भाग रहे थे। और जो काफ़ी मोटे थे वो, क्यों? उनका वेट या मास ज़्यादा था, तो उनको इनर्सिया ज़्यादा लग रहा था, इसलिए वो धीरे चल रहे थे। और जिनको इनर्सिया कम लग रहा था, भाग रहे थे। समझ गए ना तुम मैं क्या समझाना चाह रहा था? इनर्सिया इज द मेजरमेंट ऑफ मास, या मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्सिया। मास के कॉन्सेप्ट से आप इनर्सिया को मेजर कर लेते हो। मास ज़्यादा होगा, इनर्सिया ज़्यादा होगा, मास कम होगा, इनर्सिया कम होगा, खेल खत्म। इनर्सिया आपको आ गया होगा समझ। आज के बाद इनर्सिया भूलना मत। कई बच्चे कहते हैं सर डेफिनेशन लिखवा दो, आप डेफिनेशन लिख चुके हो, समझ गए, ठीक है भैया। इनर्सिया आपने पढ़ लिया। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ना था हमको? लीनियर मोमेंटम। आते हैं लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम जैसे दिमाग में आता है ना, बच्चा सोचता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास। बेटा डिफाइन लीनियर मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है बेसिकली। व्हाट इज इट? व्हाट इज मोमेंटम? ये क्वांटिटी ऑफ मोशन है, पावर ऑफ मोशन है। जैसे क्रिकेटर खेल रहा होता है, टीम जीत रही होती है, बोलते यार इस टीम को मोमेंटम मिल गया, अब ये फोड़ेगी। मतलब वहाँ तो नहीं मास और वेलोसिटी है, ना मास है ना वेलोसिटी। क्या कर रहे हो वहाँ पे? मोशन की पावर है, क्वांटिटी ऑफ मोशन है। मतलब अगर बॉडी मोशन में है तो उसको और पावर दे दे, तेज चले, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कह सकते हो, पावर ऑफ मोशन भी कह सकते हो। बेसिकली इट इज़ द फंडामेंटल डेफिनेशन कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो वी कैन डिफाइन मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P इक्वल mv। ठीक है, P इक्वल हमारे पास क्या बनेगा? mv बनेगा। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास भी डायरेक्शन है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। यूनिट ऑफ P निकाल लेते हैं, किलोग्राम इसकी मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आप लीनियर मोमेंटम की यूनिट दे सकते हो। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम दे दो, कौन सी बड़ी बात होगी सेकेंड चैप्टर में, mlt की पावर -1। ये फंडामेंटल डेफिनेशन थी, ये इसकी यूनिट थी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लीनियर मोमेंटम यहाँ पे केवल इतना ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक शब्द सुन लो, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट होता है। किसी भी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट होगा अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता। चलो जी, लीनियर मोमेंटम आ गए। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, मुझे क्या लगता है जान तो, न्यूटन ने तो जिंदगी खराब कर दी साइंस वालों की। न्यूटन, आइंस्टाइन, इन्होंने काम किए सारे। अब पता चला एक चला गया ग्रेविटी खोज करने, सेब गिरा, ग्रेविटी बन गई। कहीं चला गया बकरी चराने गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अरे बकरी से याद आया यार, इसके मैं लॉस तो मैं बकरी से सिखाऊंगा। न्यूटन ने जब ग्रेविटी की ये मेरी अपनी है, इस पर मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, और ना किसी बुक की, और ये हकीकत नहीं है, झूठ है, लेकिन कहानी बनेगी जो तुम सोच जाओ अरे सर ने बता दिया किस बुक में मिला। न्यूटन जब सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे ना, तो करने क्या गए थे? अच्छा बताओ भाई, सेब का ही पेड़ क्यों मिला? छाँव चाहिए थी तो नीम के पेड़ के नीचे जाते कि हाँ जी, नीम के पेड़ के नीचे चले गए, आम के पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे क्यों गए? जानते हो क्यों गए थे? वो अपनी बकरी को लेके गए थे, तो बकरी चराने गए थे, उन्हें 2 लॉ मिले। कैसे? एक ऐसी कहानी तुमको समझाता हूँ। अच्छा, सब ने न्यूटन्स के लॉस तो सीख रखे होंगे ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, तो फर्स्ट लॉ ये कहता है, पहले मैं स्टेटमेंट क्लियर करता हूँ, कि जो बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मीन टू से इसको अगर 3 पार्ट में पढ़ें, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मोशन पे है तो मोशन पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और इसी लॉ से हम फोर्स को डिफाइन भी करते हैं। फोर्स की डेफिनेशन आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही देते हो। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता क्या है? मीन जो बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी में रहेगी, कब तक? जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है।
इनर्शिया भी यही है भाई, एक्सटर्नल फोर्स हटा दो तो इनर्शिया भी तो यही है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हो। मोशन को इससे आप फोर्स को डिफाइन भी कर सकते हो, ये आपका फर्स्ट लॉ होता है, ठीक है। सेकेंड लॉ कहता है न्यूटन का कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम वो फोर्स देता है, गिव्स फोर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज व्हाट, dp by dt। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स के। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp by dt। पहले मैं मैथमेटिकल इसको कंप्लीट कर रहा हूं, तो बेटा f प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, d by dt, p की वैल्यू आप पुट करो mv, तो f प्रोपोर्शनल m कांस्टेंट dv by dt, dv by dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो f प्रोपोर्शनल आपके पास क्या आ गया, m इंटू ए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो, k इंटू m इंटू ए, वेयर k इज अ कांस्टेंट फॉर k इक्वल 1 वैक्यूम के लिए, तो f इक्वल आपके पास क्या आ गया, m ए। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ से डिराइव होती है फोर्स की डेफिनेशन। तो अब मैंने कहा था ना आपसे फोर्स में लौट के आऊंगा, अब लौट के आते हैं, इसकी यूनिट वगैरह पहले यहां से समझ लेते हैं। लॉ समझ आ गया आपको, F इक्वल एम ए क्लियर हो गया। यूनिट ऑफ फोर्स अगर आप निकालते हो तो मास की क्या होती है यूनिट, किलोग्राम। हाँ, वन मैन आर्मी वाला मास सीख रहे होगे। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन के ऑनर में इसको न्यूटन ही बोल दी गई। अगर मैं इसको सीजीएस सिस्टम में देखने जाता हूँ तो किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेकेंड, या दूसरा उसका होता है डाइन। बेटा ये जिन बच्चों को नहीं पता हो सीख लो। एसआई सिस्टम की जो यूनिट होती है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, एमकेएस का। अगर सीजीएस में किसी साइंटिस्ट के ऑनर में यूनिट दी गई है तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। रट लो बेटा, ईमानदारी वाली बात बता दी मैंने। सीजीएस में जो अगर यूनिट दी जाएगी तो उसका फर्स्ट लेटर आप स्मॉल में लिखोगे, ठीक है। आपको एमकेएस में मिल गया। डायमेंशन ऑफ फोर्स चलो निकाल लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स m l t की पावर -2। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 to the power 5 डाइन। डायमेंशन चैप्टर में इसको मैं क्लियर करा चुका हूं। एक बात मेरे समझ नहीं आई है, लीनियर मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी से डिफाइन कर देते हो आप, तो फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन क्यों डिफाइन नहीं करते? सर डाउट है, क्यों नहीं करते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन ये है कि ये कोई फंडामेंटल डेफिनेशन नहीं है। आप देखो डिराइव्ड डेफिनेशन है, और अगर कोई भी क्वांटिटी डिराइव होके आती है तो उसको डिफाइन नहीं कर पाते, हम नहीं करते। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल डेफिनेशन बनती है तो हम उसको डिफाइन कर देते हैं। मोमेंटम जो P इक्वल mv आता है बेटा, वो फंडामेंटल है, इसलिए उसको हम डिफाइन करते हैं। F इक्वल m में फंडामेंटल नहीं है, इसलिए इसको हम डिफाइन नहीं करते। सेकेंड लॉ खत्म, थर्ड लॉ पे आते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है? अच्छा, आज केवल लॉज कराऊंगा बस, इनका डेरिवेशन भी नहीं बताऊंगा। थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ तो यार तुम अप्लाई भी करते हो। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मीन अगर ए ने बी को मारा उतना ही जर्क लगेगा बी से ए को। एफ ए बी विल बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ये आपका थर्ड लॉ है। हर एक एक्शन का रिएक्शन मिलता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब शुक्ला जी मेड एक कहानी सुनो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। भाई न्यूटन, एक बार न्यूटन तो देखो कारस्तान आदमी था, कोई समस्या ही नहीं है। तो उनके ना एक बकरी थी, बकरी को लेके न्यूटन बाबा चले गए अपने खेत में। खेत में गए, वो खेत की मेड़ होती है ना, मतलब कॉर्नर, वहाँ जाके बैठ गए। वहाँ जब बैठे, बकरी को छोड़ दिया, बकरी घास खाने लगी, खच 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 खच, खाती गई खाती गई खाती गई। न्यूटन ने देखा यार अगर मैं इसको खेत से नहीं हटाऊंगा तो बकरी खाती पूरा खेत चर जाएगी, हटेगी ही नहीं। फर्स्ट लॉ बन गया कि जो इस स्टेट में थी वो उसी में रहेगी। अब न्यूटन ने सोचा इस पर फोर्स लगाओ, तो बकरी पे जाके लात मारी, किक मारी, फोर्स मारा। बकरी क्या बोलेगी बताओ? मैं। F इक्वल एम ए। न्यूटन ने F लगाया, बकरी बोली मैं, F इक्वल एम ए। न्यूटन का सेकेंड लॉ बन गया। थोड़ी देर बाद बकरी ने घूम के सींग न्यूटन के मार दी। तो न्यूटन ने कहा यार एक्शन का रिएक्शन तो मिलता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। ये आपके लॉज थे। तो बेटा आज आपको मैंने पूरा इंट्रो दिया है लॉज ऑफ मोशन का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका इम्पल्स, लॉज डिराइव करेंगे, सारी बातें करेंगे। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।